देखो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बी पार्ट, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। ये भी मैंने थ्योरी में कराया है, याद आया है कि नहीं? थ्योरी के भी सारे पॉइंट्स साथ साथ याद करते चलो, समझो और फिर याद करो। मैंने क्या बताया था कि दो फील्ड लाइन क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती? याद है? बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू टेंजेंट्स। मैंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है? तो जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां आप क्या कर दो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। अब एक सिंगल पॉइंट पे एक सिंगल टेंजेंट ही तो ड्रॉ होगा। तो अगर दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट पे दो टेंजेंट्स हो गए, और दो टेंजेंट हो गए तो क्या हुआ? दो फील्ड हो गई। तो क्या कभी एक सिंगल पॉइंट पे दो टेंजेंट हो सकते हैं? नो। एक सिंगल पॉइंट पे हमेशा एक ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। इसलिए टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। क्लियर है? तो ये भी मैंने पॉइंट आपको प्रॉपर्टीज में लिखवाया, तो ये तो क्वेश्चन आपका हो गया ऑटोमेटिकली। क्वेश्चन नंबर 8, 2 point charges of this magnitude are located at what is the electric field at the midpoint O of the line joining the two charges? Second part उन्होंने कहा if a negative test charge of magnitude this is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? लगभग इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने करवाया है। चलो अच्छा क्वेश्चन है, कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है? आपसे उन्होंने कहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2। Q1 कितना दिया है उन्होंने? 3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम, प्लस 3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। ठीक है? और डिस्टेंस दोनों के बीच का दिया है, आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया है। अब मुझे याद नहीं आ रहा, हो सकता है यही क्वेश्चन मैंने कराया हो। देखो अब मिड पॉइंट ये कहा है, मिड पॉइंट पे निकालना है, तो मिड पॉइंट का मतलब ये 10 सेंटीमीटर हो गई, और इधर से भी डिस्टेंस कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर। तो गलती ये नहीं करना कि प्लस और क्यू माइनस क्यू चार्ज को देख के आपके दिमाग में डाइपोल आएगा, और ठीक भी है, लेकिन डाइपोल की एक्सियल पोजीशन ये नहीं है, क्योंकि डाइपोल की एक्सियल पोजीशन एंड ऑन पोजीशन है। एंड ऑन मीन्स या तो आप चार्ज डाइपोल के एंड में पॉइंट लो ऑन द डाइपोल एक्सिस, या स्टार्टिंग में डाइपोल को ऑन किया हमने, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, या तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग हम स्टार्टिंग में पी पॉइंट लें या एंड में पी पॉइंट लें। समझ रहे हो? इन बिटवीन 2 चार्जेस अगर हम डाइपोल में लेते हैं तो उसमें आप एक्सियल पोजीशन नहीं लगा सकते हो। क्यों? उसका कारण है, +1 कूलम चार्ज प्लेस करो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में हमारा मैग्नीट्यूड तो हम निकाल लेंगे, हम डायरेक्शन भी तो चाहिए। तो P पॉइंट पे आप देखो +3 माइक्रोकूलम इस रेफरेंस चार्ज को क्या करेगा? अपने से दूर हटाएगा, रिपेल। तो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स हो गई ऐसे, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा। तो जब अट्रैक्ट करेगा तो इसकी फील्ड क्या हो गई? अट्रैक्टिव। ये देखो +1 कूलम को ये चार्ज क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। और ये क्या कर रहा है? +1 कूलम को रिपेल। आप बस ध्यान रखो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में स्टार्टिंग में बच्चों को कुछ को प्रॉब्लम आती है। जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, जिस पॉइंट पे हमें यहाँ मिड ऑफ द डाइपोल करनी थी, P पॉइंट या O पॉइंट जो भी दिया हो, ठीक है? अब आपको क्या करना? मैग्नीट्यूड तो आप निकाल लोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, या डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। आप E2 भी कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी हमें मालूम है, डिस्टेंस भी मालूम है, लेकिन जितनी क्वांटिटीज हमारी वेक्टर हैं उनमें हमें डायरेक्शन भी तो चाहिए। तो P पॉइंट पे आपको ये ध्यान देना है कि 2 फील्ड्स
क्या एक ही डायरेक्शन में है या ऑपोजिट में, ठीक है। तो डायरेक्शन निकालने का मैंने क्या तरीका बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं और उनमें डायरेक्शन निकालनी है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो। जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ फील्ड लाइंस नहीं है, यहाँ आपके पॉइंटेड चार्ज प्लेस्ड है। तो जहाँ चार्ज प्लेस्ड है और जिस रेफरेंस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है, उस रेफरेंस पॉइंट पे क्या करोगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम चार्ज प्लेस करो। और आप ये देखोगे कि +1 कूलम चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करता है। आपकी बुक्स क्लियर लिखती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो डायरेक्शन है जिसमें +1 कूलम चार्ज ट्राइज टू मूव और +1 कूलम चार्ज मूव्स। जिस डायरेक्शन में +1 कूलम चार्ज मूव करेगा, करता है या करने की ट्राई करता है। तो अब देखो +1 कूलम चार्ज को ये चार्ज क्या करेगा, अपने से दूर हटाएगा, तो ये इधर मूव करने की कोशिश करेगा, तो डायरेक्शन हो गई ऐसे। -3 कूलम, ये भी +1 कूलम को अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन भी ये हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की रिजल्टिंग डायरेक्शन ये आ गई, क्योंकि दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो गई। और एक्सियल में हम जो डेरिवेशन करते थे, आपको अगर याद हो, उसमें एक फील्ड आउटवर्ड्स थी, एक इनवर्ड्स थी, दो ऑपोजिट फील्ड थी और दोनों को माइनस करते थे, तो उसका रिजल्ट कभी भी इसके इक्वल नहीं आएगा। तो डायरेक्ट आप इसको रिजल्ट में मत लगा देना यहाँ पर। आगे समझ में, मैंने ऐसे ही क्वेश्चन आपको कॉपी मेक कराया इससे पहले। तो देखो फर्स्ट पार्ट, एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड EP इज इक्वल्स टू E1 + E2। अब देखो वेक्टर के साथ एडिशन कर रहे हैं और इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो ट्वाइस E1 और Q एज मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2। जब हम ये लाइनें लगा देते हैं मॉडुलस, इसका मतलब केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है। डायरेक्शन दोनों की सेम है, इसलिए ऐड किया वेक्टर के साथ, वेक्टर एडिशन, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। और मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इसलिए हमने इसको E1 और इसको भी E1 ले लिया, तो ट्वाइस ऑफ E1। अब वैल्यू प्लेस करो, ट्वाइस इंटू 9 × 10⁹ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस यहाँ चार्ज से दोनों का r कितना है, 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 मीटर। बात समझ में आ गई। तो देखो 2 × 9 × 10⁹, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है 3 × माइक्रो का 10⁻⁶। डिस्टेंस कितना है, 0.1 × 0.1। अब देखो 2 0 डेसिमल हटे, 2 0 बढ़ गए तो 11 हुआ, 11 में से माइनस का 6 गया, तो 10⁵ प्लस का, और 3 2 6 और 9 54। तो 54 या हम कह सकते हैं 5.4। जब भी साथ में पावर हो, आंसर ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन मोर प्रिफर्ड ये है, समझ रहे हो। क्योंकि जब आपके साथ में पावर आप लिख रहे हो, एक्सपोनेंशियल टर्म में लिख रहे हो, तो आपको क्या करना है, डेसिमल एक आगे प्लेस करो, तो एक आगे प्लेस किया तो यहाँ 6 आ गया, न्यूटन पर कूलम। दूसरी मैंने यूनिट क्या बार बार बताई है, बोलो, वोल्ट पर मीटर। तो ये लिखो या ये, एक ही लिखनी है, मैं इसलिए बार बार दोनों लिख रही हूँ कि आपको याद हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हमारा आ गया। अब देखो सेकंड पार्ट, मेरा ख्याल है डायरेक्शन में प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। सेकंड पार्ट वो क्या कह रहा है, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। अगर इस पॉइंट पे उन्होंने कहा कि 1.5 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज इज प्लेस्ड, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस टेस्ट चार्ज। अब मैं मिटा दूं, ठीक। तो देखो पार्ट नंबर 2, देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो गई 5.4 × सेकेंड पार्ट × 10⁶ न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन क्या हुई, अवे फ्रॉम +3 माइक्रो कूलम। ठीक है,
3 माइक्रोकूलम से दूर, आगे समझ में, या टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज कह सकते हो। अब उन्होंने क्या कहा कि P पॉइंट पे, एट P पॉइंट Q नॉट, और इसकी वैल्यू है नेगेटिव ऑफ, क्योंकि नेगेटिव और प्लस से भी बहुत डिफरेंस आएगा तो आपको साइन के साथ लिखना है। कितना उन्होंने कहा 1.5 इंटू 10⁻⁹, तो ये आ गया 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम। यानी उस P पॉइंट पे हमने ये टेस्ट चार्ज प्लेस किया। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज प्लेस किया। तो आपको क्या, आपने क्या पढ़ा है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम टेस्ट चार्ज प्लेस करते हैं तो उस पर फोर्स लगेगा। अब अगर पॉजिटिव चार्ज है टेस्ट चार्ज, तो फील्ड और फोर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे, लेकिन अगर नेगेटिव टेस्ट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट उस पर फोर्स जाएगा, क्योंकि माइनस चार्ज है। तो अब आप देखो, तो फोर्स निकालना है आपको टेस्ट चार्ज पे डायरेक्शन के साथ। तो सिंस E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट, तो अब F वेक्टर कितना आया आपका, E इंटू Q नॉट। अब E हमने निकाल दिया था 5.4 इंटू 10⁻⁶, और Q नॉट ये कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁹, ठीक। 81, 8.1, 8.1 हो गया, डेसिमल है, इंटू 10⁻⁻3, यानी 8.1 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन क्या हुई, क्योंकि नेगेटिव ये साइन है, टेस्ट चार्ज माइनस है, तो फोर्स ये माइनस हुआ। तो माइनस का मतलब क्या हुआ, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट, या आप क्या कह सकते थे, इसमें हमने लिखा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो उसका ऑपोजिट क्या हुआ, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ गई। तो हम ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते हैं। यहाँ अवे इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर है और फोर्स उसके ऑपोजिट है, तो यानी टुवर्ड्स हुआ, तो ये भी लिख सकते हो, और टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ गई, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, अगर कोई भी पावर -6 दी है, मैंने -9 लिख दी, या -9 दी मैंने -6 लिख ली, तो आप मेथड समझो, ऑटोमेटिकली इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में डिजिट्स कोई भी बहुत छोटी हैं, प्लस माइनस क्लियर नहीं दिखता है, ठीक है, तो वो आप अपने आप करेक्ट कर लेना। ये नहीं कि इतना दिया मैंने इतना लिख लिया, उसको फिर मैसेज में टाइप करो कि आपने इसके जगह ये ले लिया, तो ये सब फालतू की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं। मेन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, न्यूमेरिकल का मेथड, और फिर दिमाग फटाफट चलाते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका है 9। ये 9 मैंने करा दिया आपको। अ सिस्टम हैज़ 2 चार्जेस। अब ये देखो, इक्वल एंड ऑपोजिट है, डाइपोल्स हैं। इसमें एक आपका लोकेटेड है 0 0 -15 सेंटीमीटर, एंड बी दिया है 0 0 +15 सेंटीमीटर। व्हाट आर द टोटल चार्ज, हाँ मैंने यही क्वेश्चन कराया है, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आपके नोट्स में इसको आप देख लेना। बस आपको क्या ध्यान देना है, बाई चांस किसी बच्चे को नहीं क्लियर हुआ हो या स्लिप हो गया हो माइंड से, तो मैं बता रही हूँ। जब कोऑर्डिनेट एक्सिस दिए हुए, XYZ कोऑर्डिनेट्स दिए हों, आपको दिए हुए 0 0 -15, 0 0 +15, एक चार्ज आपका Z एक्सिस पॉजिटिव पे रखा है और एक नेगेटिव पे, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हुआ, यानी एक 15 सेंटीमीटर ओरिजिन से एक तरफ और एक ओरिजिन से दूसरी तरफ, तो टोटल डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। तो ये 12 हो गया, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आर कैप्ट एट स्मॉल डिस्टेंस, ये डायपोल का डिस्टेंस हुआ। तो 12 आपका हो गया 30, Q आपको दिया है, तो डायपोल मोमेंट हो गया Q इंटू 12। डायरेक्शन क्या मैंने बताई, याद है कि भूल गए, कन्वेंशनल होती है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। अब टोटल चार्ज, तो भाई जब डायपोल है तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, तो जितना प्लस Q है उतना ही माइनस, और चार्ज एडिटिव इन नेचर है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो प्लस Q एंड माइनस Q को सम करो, 0 हो गया, तो नेट चार्ज 0, डायपोल मोमेंट Q इंटू 12।
और डायरेक्शन के साथ आप लिखोगे, नोट्स को देख लेना, मैंने नोट्स में एक क्वेश्चन कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, सॉल्व कर चुके हो आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे ख्याल से वैल्यूज भी सेम थी। अब आपका आएगा क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर है 10। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट इज इन डायपोल मोमेंट इतना कूलम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस। ये यहाँ पे मिस हो रहा है, बीच में नहीं दिया हुआ है। 5 × 10⁴ मेरे पास बुक है, लेकिन उसमें पेन चला हुआ है, तो मैं 5 × 10⁴ से ही करती हूँ। अगर कुछ और है तो आप देख लेना उसको। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। पहले हमें क्या करना है, वैल्यूज देखो। अब वैल्यूज इन्होंने दिए हैं, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 10, ठीक है। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज हैं, और डायपोल है तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज भी है। डायपोल मोमेंट दिया, इसकी डायरेक्शन उन्होंने नहीं दी, तो इसलिए आप छोड़ दो, मैग्नीट्यूड लगा दो। 4 × 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बार चेक करो, आपको डेरिवेशन अगर याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये पैरेलल थी, उसके अंदर डायपोल मैंने प्लेस किया था, याद है, -q + q। तो ये जो एंगल लेते थे थीटा, ये आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से ही तो डायपोल का है, क्योंकि डायपोल ये है, तो डायपोल मोमेंट इसका इसी डायरेक्शन में होगा। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो डायपोल की डायरेक्शन ये हुई, ये देखो ऐसे, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हुई, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो थीटा एंगल इन्हीं दोनों के बीच में तो लेना है, तो आपका थीटा एंगल सही दिया। कभी कभी क्या करते हैं वो, डायपोल के नॉर्मल से एंगल दे देते हैं, तो अगर नॉर्मल से एंगल 30 डिग्री होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल फिर 90 - 30 यानी 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि हमारा जो टॉर्क है वो क्या कहता है, P × E, जो डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन के बीच का एंगल लेना है, PE sin थीटा। बात समझ रहे हो? तो यहाँ तो करेक्ट है, थीटा हमारा 30 डिग्री है। अब उसके बाद उन्होंने कहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई मेरे पास जो पेन चला हुआ है बुक में, तो मुझे तो 5 × 10⁴ समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी है 10⁴ नहीं 5 × है। देख लेना भाई, 5 के बाद कोई डिजिट हो तो उसको आप करेक्ट कर लेना, क्योंकि इसमें इतना डार्क पेन चला हुआ है कि क्लियर ही नहीं हो रहा कि क्या दिया है। तो 5 ले रही हूँ मैं, ठीक है, इसको आप अपने आप देख लेना। अब निकालना क्या था, टॉर्क, है ना। उन्होंने कहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, और मैग्नीट्यूड का है तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू PE sin थीटा। तो P आपका हो गया 4 × 10⁻⁹ और E हो गया आपका 5 × 10⁴ और sin 30 1/2। तो 1/2 से 2 ये कैंसिल हुआ, तो 2 × 5 = 10, तो 8 प्लस ऐड हुआ 5, तो 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। सॉल्व कर लेना, 1/2, 2 × 2 = 4, अब 2 × 5 = 10, तो एक इसमें ऐड हुआ 5 हुआ और माइनस के 9 है, तो 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। बात समझ में आ गई, क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 11। देखो थ्योरी का क्वेश्चन करो अपने आप, क्योंकि मैंने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बहुत डिटेल में समझाई थी आपको फर्स्ट लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 11 को अपने आप करने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, देखो अ पॉलीथिन पीस रब्ड विद वूल
is found to have a negative charge of 3 into 10 to power minus 7 कूलम। पॉलीथिन को वूल से रब किया, क्या आया? नेगेटिव चार्ज आया पॉलीथिन पे। A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of this magnitude। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पॉलीथिन को हम वूल से रब करते हैं और पॉलीथिन पे नेगेटिव चार्ज आया, तो इसका मतलब वूल से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हुए? पॉलीथिन में, यानी वूल टू पॉलीथिन। ठीक, तो वूल पे तो आपका इससे इलेक्ट्रॉन इसमें गए, तो वूल पे तो पॉजिटिव चार्ज आया और पॉलीथिन पे कैसा आया? नेगेटिव चार्ज। अब आगे देखो, अब उन्होंने कहा एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे किस में ट्रांसफर हुए? तो भाई ये तो जब इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हुए? वो तो पहली लाइन में ही कह रहा है, वूल टू पॉलीथिन, क्योंकि वूल पे पॉलीथिन पे नेगेटिव चार्ज आया। अब हाउ मैनी? तो भाई आपको Q से N निकाल लो। तो Q कितना दिया हुआ था? 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। तो Q इज इक्वल्स टू, अब प्लस माइनस नहीं लेना है, आपका क्या क्या है? माइनस N into E। अब नंबर निकालना है, प्लस माइनस लिखो कोई दिक्कत नहीं, आगे हटा दो, Q by E। तो 3 into 10 to power minus 7 अपॉन 1.6 into 10 to power minus 19। ये आपको देखो 16 डेसिमल हटाओगे तो 16 2 जा 32 है, तो आप उसको 1.99 करके नहीं निकालना है, आपको नियरली इक्वल्स टू कितना लेना है? इसको 2 into, अब 10 to the power कितना, या 1 पॉइंट करके भी निकाल सकते हो क्योंकि आप प्लस में बहुत सारे आएंगे। तो 10 to the power 12 हो गया। तो जो भी आया आप उसको एग्जैक्ट भी ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे तो नंबर है, तो 1.98 के आसपास आएगा। जो भी आया आप उसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि इसलिए अगर ये पावर नहीं आई होती तो ये गलत हो जाता है। आपको क्वांटाइजेशन करना है तो 1.98 को क्या लिखते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अब 10 to power 12 है तो 1 डेसिमल हट जाएंगे, 10 to power 10 हो गया, 198 हो गया, तो होल नंबर में आपका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा क्योंकि इतने जीरो आएंगे। अब आगे उन्होंने कहा है इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथिन। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये कंसेप्चुअल बोर्ड में बहुत बार आ चुका है कि अगर बोर्ड में वूल और पॉलीथिन नहीं आया था, उन्होंने अ बॉडी कहा था, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, क्या उनका मास भी ट्रांसफर हुआ? तो देखो अब आपने n निकाल लिया, ठीक, n निकाल लिया। अब वूल टू पॉलीथिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, वो मैंने n कैलकुलेट किया। क्या मास ट्रांसफर हुआ? तो भाई सीधी सी बात है, जब 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉनों का मास भी ट्रांसफर होगा। तो अगर आपसे पूछे क्या ट्रांसफर होगा तो लिखोगे यस, कभी भी नो नहीं लिखना। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मास इतना कम है, 9.1 into 10 to the power minus 31, यस लिखोगे पहले तो सेकंड पार्ट में कि मास ट्रांसफर होगा। लेकिन ये इतना कम है कि जो वूल का या पॉलीथिन का अपना मास है उसके कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल है। ये गलती मत कर जाना कि इस चार्ज के कंपैरिजन में तो निकल के आएगा कुछ ना कुछ। अब आप इसको मल्टीप्लाई भी करोगे n टाइम्स में इसमें, तो 12 पावर 31 से माइनस 9 बहुत छोटी हो गई, करीब करीब 19 टाइम्स। बात समझ रहे हो कि नहीं? है ना, 19 नहीं 9 टाइम्स नहीं 12 है। अच्छा 31 में 12 आप लोग 19 टाइम्स ही हो गई। तो माइनस में 19 कितना छोटा हुआ, 0.00000 लगाते जाओ, 18 0 फिर 1, तो उतना मास से क्या फर्क पड़ेगा? पॉलीथिन के पीस का तो अपना अच्छा खासा मास होगा, तो वूल का मास कम होगा और इसका बढ़ेगा क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन इसमें है, ठीक है। तो पॉलीथिन का मास इंक्रीज होगा, वूल का रिड्यूस होगा, लेकिन ये इस मास का इलेक्ट्रॉनिक मास इतना कम है कि जो हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटीज हैं, गिवन क्वांटिटीज, उनके कंपैरिजन में क्या होगा? नेग्लिजिबल। बात समझ में आ गई? तो यस तो लिखोगे, यस मास इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड बट इट इज इग्नोर्ड एज इट इज नेग्लिजिबली स्मॉल।
आगे समझ में क्या लाइन यहाँ आ जाएगी? यस, बट इट इज इग्नोर नेग्लिजिबली स्मॉल, हैंस इग्नोर्ड। तो उसको कभी कैलकुलेट नहीं करना। हाँ, अगर बाई चांस आपसे किसी क्वेश्चन में आए कि कितना मास ट्रांसफर होगा फ्रॉम विच टू विच, तो भाई जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वूल टू पॉलीथिन, तो मास भी वूल टू पॉलीथिन ट्रांसफर होगा। कितना? तो आपने n कैलकुलेट कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन से 9.1 इंटू 10⁻³ ट्रांसफर हो रहा है kg में, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आप उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरह आप एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो। बात क्लियर हो गई? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपका, two identical charged copper spheres A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charges on each is this? The radii of A and B are negligibly compared to the distance of separation. What is the force of repulsion each sphere is charged double? चार्ज अगर डबल करते हैं द अबव अमाउंट, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड। देखो फर्स्ट पार्ट तो इजी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फर्स्ट पार्ट भी बता दे रही हूँ मैं पहले। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 1, आपको दो स्फीयर दिए हैं ए और बी, और उनके डिस्टेंस के कंपैरिजन में रेडियाई कम है, तो ये पॉइंट चार्ज हम इनको मान सकते हैं, तो कूलम्स लॉ लगा देंगे। और डिस्टेंस दे दिया 50 सेंटीमीटर, ठीक है, और चार्जेस का मैग्नीट्यूड आपको नहीं दिया, आइडेंटिकल कहा है उन्होंने, तो इस पे क्यू चार्ज है तो इस पे भाई क्यू चार्ज हो गया। नहीं, चार्ज का मैग्नीट्यूड आगे दिया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक। अब आप देखो, तो भाई फर्स्ट पार्ट तो अपने आप करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा 9 इंटू 10⁻9, Q1 Q2 दोनों Q है तो Q स्क्वायर हो गया अपॉन R स्क्वायर। Q की वैल्यू गिवन है, R आपका दिया हुआ है 50 का मतलब 0.5 मीटर, तो Q दिया R दिया, तो आप क्या काम करोगे, फोर्स कैलकुलेट कर लोगे, ठीक। आप सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट उन्होंने कहा इफ Q1 डैश ट्वाइस Q डबल हो गया और Q2 डैश ये भी डबल कर दिया, उन्होंने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ दोनों चार्जेस को हमने क्या कर दिया, डबल्ड, और डिस्टेंस उन्होंने कहा कि हाफ कर दिया R/2। बात समझ रहे हो, दोनों चार्जेस का डिस्टेंस आधा कर दिया और मैग्नीट्यूड डबल कर दिया। तो कभी भी इस Q की और R की वैल्यू रख के इसको फिर से सॉल्व मत करना, फिर टाइम बर्बाद होगा। कैसे करोगे आप, अब F डैश न्यू फोर्स, तो न्यू फोर्स क्योंकि Q1 आप F कैलकुलेट कर चुके हो पहले उन्होंने पूछा है, तो आपका आ गया ये 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 ट्वाइस Q इंटू ट्वाइस Q डिवाइडेड बाय R/2 का स्क्वायर। जल्दबाजी में बहुत बार बच्चे ऐसी गलती बोर्ड में करते हैं कि 2 से 2 फटाफट काट दिया कि स्क्वायर है, ये 2 2 कट गए, तो लिख देते हैं इक्वल फोर्स। ये फोर्थ टर्म है, ऊपर जाके भाई क्या बनेगी, मल्टीप्लाई होगी। तो ऐसी मिस्टेक्स कॉमन बच्चा कोई भी कर सकता है, तो ध्यान से सॉल्व करना है। तो अब इसमें देखो F डैश इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 का Q स्क्वायर आपने अलग ले लिया, R स्क्वायर अलग ले लिया। अब इधर बचा कितना देखो, 2 और 2 4 बचा, और 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, वो 4 ऊपर जाके क्या टर्म बनी, तो ये आपका आ गया 4 इंटू 4 यानी 16 टाइम्स, तो ये ओरिजिनल था, यानी F डैश की वैल्यू कितनी आई, ओरिजिनल फोर्स से 16 टाइम्स ग्रेटर। अब आपने फर्स्ट पार्ट में F को कैलकुलेट किया ही है, तो आप यहाँ पे रख दो। और अगर इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट नहीं पूछते, केवल सेकंड पूछते, तो आप दो इक्वेशन बनाते, पहली दूसरी हमारी ये, दोनों को डिवाइड कर लेते तो भी आपका 16 टाइम्स फोर्स ग्रेटर होता। चार्जेस का मैग्नीट्यूड उन्होंने बढ़ाया डबल, तो कूलम ने क्या कहा, फोर्सेस
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, तो फोर्स बढ़ा। डिस्टेंस के इन्वर्स के स्क्वायर के